तो बेटा नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो समझो। ये जो टॉपिक है ये है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या है लॉ का नाम? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ये है अपने पास में लॉ। ठीक है, समझना भाई इस लॉ को कि क्या ऐसा लॉ आ गया है। ठीक है, ये लॉ अपने पास में क्या बताता है? ये बताता है कि भाई हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के कोरस्पोंडिंग जो एवरेज एनर्जी है वो फिक्स रहेगी और उस एवरेज एनर्जी की वैल्यू रहेगी हाफ kT। ओके, तो इट स्टेट्स दैट molecule of a gas on an average has energy of half kT corresponding to each degree of freedom, ठीक है, यहां पे जो एनर्जी की बात कर रहे हैं वो काइनेटिक एनर्जी है बेटा। हर कोई मॉलिक्यूल है उसके पास में एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, सिर्फ एवरेज एनर्जी लिख लो, काइनेटिक एनर्जी लिख लो, इंटरनल एनर्जी लिख लो, सबका मतलब सेम ही है। ठीक है, क्योंकि सबके सब इक्वल ही होती हैं। ठीक है, हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास में हाफ kT के इक्वल काइनेटिक एनर्जी होगी या उसके इक्वल एनर्जी होगी। इधर पे बेटा जो K है वो है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ठीक है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है उसको डिफाइन किया जाता है अपने पास में यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन अवोगैड्रो नंबर, जिसकी वैल्यू जब हम निकालते हैं तो आती है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, और यहां पे जो कैपिटल T से लिखा हुआ है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो बेटा जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है हर किसी के पास में हाफ kT के इक्वल एनर्जी रहेगी। ओके, यही होता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब देखो, फॉर वन मॉलिक्यूल, अगर अपने पास में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है तो उसकी जो एनर्जी है वो क्या रहेगी? उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है F और भाई हाफ kT। तो उसके पास में जो एनर्जी होगी ना, एक मॉलिक्यूल के पास एनर्जी, उसकी एनर्जी की वैल्यू इतनी रहेगी F/2 kT। हर कोई मॉलिक्यूल इतनी सी एनर्जी डिजर्व करता है, मतलब हर किसी मॉलिक्यूल के पास में इतनी सी एनर्जी होती है। तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी तो होती नहीं है, तो जो इंटरनल एनर्जी है उसकी वैल्यू ही निकल के आ गई है। ठीक है, फॉर 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, चलो भाई 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो उस केस में कितनी एनर्जी होगी? तो उस केस में लिख देंगे भाई अवोगैड्रो नंबर, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और हर किसी मॉलिक्यूल के पास में कितनी एनर्जी है F/2 kT। अवोगैड्रो नंबर को मैंने F से मल्टीप्लाई किया, इसको इधर ले गए तो वो किसके इक्वल हो गया है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल। तो इसकी एनर्जी आ गई है F/2 RT। तो जो इंटरनल एनर्जी है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल की इतनी हो जाती है। ओके, फॉर n मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, n मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे तो उसकी एनर्जी है उसको लिखा जाएगा बेटा n से मल्टीप्लाई कर देंगे F/2 nRT, और ऐसे ही करके जो इंटरनल एनर्जी है उसको डिफाइन किया जाता है F/2 nRT। जैसा कि मैंने अपना प्रोमिस निभा दिया है, कहा था कि इंटरनल एनर्जी के बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा, तो वो जो ज़रूर है वो आ गया है अब। ठीक है, अब मैंने आपको बता दिया है कि भाई इंटरनल एनर्जी है उसको ऐसे करके डिफाइन किया जाता है।
इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू F/2 nRT। ये अपने पास में हो गई है इंटरनल एनर्जी किसी भी गैस की, आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी। ठीक है, जिसको हम पहले ऑलरेडी डिफाइन करते हुए आए हैं। चलो तो बेटा इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में लिखते हैं। इसके बाद में जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है भाई एक बची हुई प्रोसेस बची रह गई थी, जिस प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस, इस प्रोसेस को समझो कैसी प्रोसेस होती है ये एडियाबैटिक वाली प्रोसेस। ठीक है, ये अपने पास में देखो क्या प्रोसेस होती है कि अगर अपने पास में कोई गैस है बेटा, ठीक है, एक्सपेंड या कंप्रेस हो रही हो, तो एडियाबैटिक का मतलब ये है कि जिसमें हीट एक्सचेंज ना हो, बिना हीट को एक्सचेंज करते हुए कोई प्रोसेस बनेगी, उस प्रोसेस को बोला जाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसके बारे में लिखते हैं, इफ ए गैस एक्सपेंड्स और कंप्रेस विदाउट exchanging heat with surrounding। एक गैस एक्सपेंड हो या कंप्रेस हो बिना हीट एक्सचेंज के, ठीक है, ऐसी प्रोसेस को बोला जाएगा, वो प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस है, इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोला जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। ऐसी प्रोसेस के अंदर में कोई भी हीट एक्सचेंज है वो नहीं होती है। बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर में जो हीट एक्सचेंज है वो जीरो होती है, डी क्यू या डेल्टा क्यू दोनों ही जीरो होती है। ठीक है, जैसा कि हमें पता है कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई हीट सप्लाइड विल बी इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस वर्क डन। ठीक है, तो हीट सप्लाइड तो जीरो ही है, चेंज इन एनर्जी वर्क डन के ही बराबर है। तो इस केस में वर्क डन होता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है, नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे होती है अपने पास में एडियाबैटिक प्रोसेस का लॉजिक। ठीक है, तो बेटा इस प्रोसेस के अंदर में चेंज इन एनर्जी के बारे में लिखूं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, F/2 nR डेल्टा टी। ओके, और इसको लिखा जा सकता है NCV डेल्टा टी, nR डेल्टा टी अपॉन गामा -1। ओके बेटा, तो अब देखो ये वाली जो प्रोसेस है इसमें वर्क डन जो है, वर्क डन को डिफाइन किया जाता है नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो नेगेटिव ऑफ दिस, इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो, तो इसको लिख देंगे nR डेल्टा टी अपॉन गामा -1 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, 1 माइनस गामा। ऐसा रिजल्ट हमने ऑलरेडी पहले देखा हुआ है। ये वाला जो रिजल्ट था ना बेटा, ऐसा ही रिजल्ट होता था पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। कौन सी प्रोसेस के लिए होता था ये रिजल्ट, पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो पॉलीट्रोपिक प्रोसेस के जैसी ही प्रोसेस है, बस अपने पास में ये हो जाएगी PV की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये हो जाती है अपने पास में एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन, PV की पावर गामा विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो बेटे इस तरीके से है। डेरिवेशन इसका अपने सिलेबस में नहीं है तो इसलिए उसको हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपने पास में होती है एडियाबैटिक प्रोसेस। और देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है बेटा, जो भी प्रोसेस है अपने पास में फास्ट होगी, फास्ट या फिर सडन प्रोसेस
मस्ट बी एडियाबैटिक, मस्ट बी एडियाबैटिक। जितनी भी प्रोसेस हैं जो बेटा फास्ट हैं, सडन है, एकदम से चेंज हो गई हैं, वो सारी की सारी प्रोसेस एडियाबैटिक मानी जाती हैं, क्योंकि ऐसी प्रोसेस में हीट एक्सचेंज होने का टाइम हमें नहीं मिल पाता है, मतलब सिस्टम को हीट एक्सचेंज करने का टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, सिस्टम डू नॉट हैव टाइम टू एक्सचेंज हीट। तो इसलिए जो भी सडन प्रोसेस है या जो भी फास्ट प्रोसेस है, वो सारी की सारी प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस ही है। ठीक है, अदर देखो और भी अपने पास में एडियाबैटिक प्रोसेस की फॉर्म है। ये तो मैंने प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म्स में लिखा है, टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिख सकते हैं, प्रेशर टेम्परेचर की टर्म्स में भी लिखा जा सकता है। तो वो सारी की सारी जो इक्वेशन है वो हम लिखते हैं। ठीक है, इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, देखो बेटा अपने पास में जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इस इक्वेशन को हमें टेम्परेचर और वॉल्यूम की टर्म्स में लिखना है, मतलब प्रेशर को हटाना है। तो प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो प्रेशर को मैंने लिख दिया है एन आर टी अपॉन वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे एन आर तो है कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट को राइट साइड में ले गए तो कॉन्स्टेंट ही रहा। इधर बच गया है टी, वी की पावर गामा था और एक वी नीचे था, इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो टी इंटू वी की पावर गामा -1, ये अपने पास में बन गया है एक कॉन्स्टेंट। तो ये भी अपने पास में इक्वेशन है जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, उसी को हमने टी और वी की टर्म्स में लिख दिया है। यही है बेटा अपने पास में इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में वही इक्वेशन हम लिखने वाले हैं। प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में लिखना है तो प्रेशर और वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। अब इस वी है इसको रीअरेंज करके लिखना है बेटा। पी वी को लिख सकते हैं एन आर टी अपॉन पी की पावर गामा मस्ट बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इधर से अपने पास में क्या बन गई है इक्वेशन वो बता देते हैं। अब देखो कि भाई पी जो अपने पास में था पी, यहाँ पे बता है पी की पावर गामा, तो पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये अपने पास में प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में हमने इक्वेशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस लिख दी है। ओके बेटा, ऐसा लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, पी वी इज इक्वल टू गामा, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये एडियाबैटिक की जो मेन प्रोसेस है वो है, इसको ही हमें ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, कोई भी इसमें जो भी चीज़ें लिखवाई गई हैं सारी की सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अगली जो चीज़ हम करने वाले हैं वो है ग्राफ। ग्राफ देखो अपने पास में किस तरीके से रहेगा। जो पीवी ग्राफ है, पीवी वीटी टीवी सारे के सारे ग्राफ लिखने वाले हैं एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो बेटा देखो सबसे पहला प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ है इंडिकेटर डायग्राम वो बना लेते हैं। ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ हम बनाने वाले हैं। ओके मेरे बच्चे, तो देखो शुरू करते हैं। अब देखो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है एडियाबैटिक के लिए, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, तो प्रेशर की वैल्यू हो जाती है 1 अपॉन वी की पावर गामा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वी की पावर गामा। ये अपने पास में एडियाबैटिक के लिए है। ठीक है, तो एडियाबैटिक का ग्राफ है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल है, तो एडियाबैटिक का ग्राफ है वो बेटा ऐसा आ गया। चलो भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट बेटा आइसोथर्मल का ग्राफ भी तो ऐसा सा ही था। आइसोथर्मल सिचुएशन क्या थी, P इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू V। ठीक है,
आइसोथर्मल का जो ग्राफ है उसको अगर इसके साथ कंपेयर करके लिखा जाए तो उसका ग्राफ है वो ऐसा बनेगा। ये वाला जो कलर है ये है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल से ज़्यादा फास्ट डीके होता है क्योंकि गामा की वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो ये जो ग्राफ है एडियाबैटिक का वो फास्ट डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफ है ये है एडियाबैटिक का, एडियाबैटिक। ये ग्राफ है आइसोथर्मल। ऊपर की तरफ इस तरफ है आइसोथर्मल, ये है एडियाबैटिक। ठीक है, तो ऐसे ग्राफ अपने को बनाना है बेटा। ठीक है, और देखो ऑल्सो अगर ये अपने पास में कंप्लीट ग्राफ पूछा जाए तो इस तरीके से बना लेंगे, पर बेटा कई बार कंप्लीट नहीं पूछा जाता है। अगर सिर्फ इतना सा ही ग्राफ पूछा जाए प्रेशर और वॉल्यूम का, यहां से कॉमन पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक ग्राफ है वो इस तरीके का बनेगा, दूसरा जो ग्राफ है, एक सेकंड रुकना है, पता नहीं कैसे फिसल सा गया। अगर बेटा सेम कॉमन पॉइंट से स्टार्ट करें तो अपने पास में एडियाबैटिक का ग्राफ नीचे आएगा, आइसोथर्मल का ग्राफ ऊपर रहेगा। ओके, ऐसे ही अगर हम किसी हाइट वाले केस में स्टार्ट करें तो ऐसा सा रहेगा एडियाबैटिक का ग्राफ, ये ग्राफ है आइसोथर्मल का, ये ग्राफ है आइसोथर्मल का, ये ग्राफ है एडियाबैटिक का। इस तरीके से रहता है आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का जो ग्राफ है वो। कॉमन रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। ऊपर क्योंकि पूरा ही ग्राफ मैंने समझाया हुआ है, कॉमन पॉइंट से रेफरेंस के अकॉर्डिंगली तो पता होना चाहिए आपको, कंप्लीटली आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं कंप्लीट अगर ग्राफ बनाऊं इंडिकेटर डायग्राम ही, बाकी जितनी भी प्रोसेस पड़ी हैं उन सब के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा चकाचक तरीके से समझ लेते हैं बेटा, क्योंकि कोई भी चीज हम नहीं चाहते कि मिस हो। देखो भाई, लो तो ये वाला ग्राफ है बेटा आइसोथर्मल का। रुको, सबसे ऊपर की तरफ होगा आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में बेटा 3 ग्राफ बनते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस 3 तरीके से हो सकती है। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये तो है ही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पर बेटा गामा की वैल्यू अलग अलग रहती है, जो अपने पास में मोनो एटॉमिक के लिए अलग, डाई एटॉमिक के लिए अलग और ट्राई एटॉमिक के लिए अलग, या जो पोलो एटॉमिक बोलते थे उसके लिए अलग। तो बेटा सबसे ज़्यादा जो अपने पास में वैल्यू होती है वो होती थी मोनो एटॉमिक के लिए। ठीक है, गामा की वैल्यू हमने पहले लिखी हुई है, एक बार वो टेबल है उसको दिखा देता हूँ आपको। ऐसे इधर से कि मैंने उस टेबल को लिखा था, हाँ बेटा ये टेबल हमने बनाई थी। मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू सबसे ज़्यादा, फिर डाई एटॉमिक के लिए, फिर ट्राई एटॉमिक के लिए। अगर इनको कंपेयर करके पूछा जाए तो देखो ग्राफ है उसको हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे ऊपर का ग्राफ है वो तो है आइसोथर्मल, इसके ऊपर फिर पॉलीएटॉमिक, फिर डाईएटॉमिक, सबसे नीचे होगा मोनो एटॉमिक, और कंप्लीट है वो है एडियाबैटिक। ठीक है, ऐसे जो ग्राफ बनेगा जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है उसका ग्राफ ऐसे बनेगा। तो ये ग्राफ बता रहा है आइसोबारिक प्रोसेस को। ठीक है, और ऐसे जो मैं ग्राफ बना रहा हूं वो बता रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस को, आइसोकोरिक प्रोसेस को। ठीक है, अगर बेटा वर्क डन के बारे में पूछा जाए कि कौन सी प्रोसेस में सबसे ज़्यादा वर्क डन होगा, ठीक है, तो भाई ग्राफ को देखते ही पता चल रहा है सबसे ज़्यादा एरिया अंडर द ग्राफ आइसोबारिक में सबसे ज़्यादा वर्क डन आइसोबारिक, फिर आइसोथर्मल, और फिर एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में सबसे ज़्यादा वर्क डन पॉलीएटॉमिक, फिर डाई, फिर मोनो। ठीक है, और सबसे कम वर्क डन जो कि 0 वर्क डन है वो है आइसोकोरिक प्रोसेस में, अगर वॉल्यूम बढ़ रही हो तब सेम चेंज इन वॉल्यूम के लिए। ठीक है, ऐसे अपने पास में ये केस बन जाता है।
बाकी टेम्परेचर और वॉल्यूम वाले ग्राफ भी लिख लेते हैं भाई, क्योंकि उनका भी थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ठीक है, चलो तो भाई इस तरफ लिख दिया बेटा मैंने टेम्परेचर, इस तरफ मैंने लिख दिया है वॉल्यूम। टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ, या फिर इस तरफ है प्रेशर, इस तरफ है टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ। टेम्परेचर वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा सही नजर आएगा, प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ ऐसा नजर आएगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये अपने पास में होता है। इसमें बेटा जो नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं, ठीक है, वो एक क्वेश्चन ही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि हमें निकालना है फाइंड आउट स्लोप ऑफ पीवी ग्राफ। जो इंडिकेटर डायग्राम है, पीवी ग्राफ है, उसकी स्लोप निकालनी है। इन पहली तो निकालनी है आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल इक्वेशन में, और दूसरी निकालनी है एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस है, दोनों के अंदर में जो स्लोप है उसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे पहला आइसोथर्मल के लिए लिखते हैं बेटा, पीवी डायग्राम है, उसकी स्लोप होगी dp अपॉन dv, ऐसे करके निकालनी है। क्योंकि आइसोथर्मल है तो वहां से स्टार्ट करते हैं। pv इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ में, प्रेशर को एज इट इज रखा, वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन, वॉल्यूम को एज इट इज रखा, प्रेशर का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। पी डी वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी डी पी। तो P को मैंने P में P की टर्म एक तरफ ले गए और डी वी की टर्म से एक तरफ ले गए। बेटे हमें तो डी पी बाई डी वी निकालना है ना, तो डी पी लिख लो, डी पी और डी वी उस तरफ रखा, माइनस वी माइनस पी अपॉन वी, ये अपने पास में आ गई है स्लोप। तो भाई आइसोथर्मल प्रोसेस में जो स्लोप है वो होती है माइनस पी अपॉन वी। सेकेंड है अपने पास में जो स्लोप निकालनी है वो निकालनी है एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होती है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, प्रेशर एज इट इज वी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, गामा आगे आ जाएगा, वी की पावर में से एक सब्ट्रैक्ट इंटू डी वी प्लस वी की पावर गामा एज इट इज डी पी, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। ओके, पी गामा वी की पावर गामा माइनस 1 डी वी, राइट वाली टर्म को राइट में ले गए, वी की पावर गामा इंटू डी पी माइनस भी हो गई है, डी पी और डी वी को एक तरफ ले गए, डी पी राइट में थी, वी की पावर गामा इसको इधर ले गए और डी वी को उधर ले गए। ठीक है, तो बेटा बन गया है पी गामा वी की पावर गामा माइनस 1 अपॉन माइनस वी की पावर गामा। तो जो डी पी अपॉन डी वी है उसकी वैल्यू बन गई है माइनस गामा, इससे सोल्व करेंगे तो बनता है पी अपॉन वी। बेटा जो एडियाबैटिक है उसकी स्लोप है गामा टाइम्स ऑफ पी अपॉन वी, साथ में एक माइनस भी। तो अगर हमसे स्लोप के बीच में रिलेशन पूछा जाए तो भाई जो आइसोथर्मल की स्लोप थी उसको ही अगर मैं गामा से मल्टीप्लाई कर दूं तो एडियाबैटिक की स्लोप आ जाएगी। इधर से हमें क्या पता चला कि स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस विल बी इक्वल टू गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की जो स्लोप है उसको ही मैंने अगर गामा से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आइसोथर्मल प्रोसेस की स्लोप बन जाती है। ठीक है, ये अपने पास में था केस, बस इतना सा क्वेश्चन था। इसके बाद में बेटा एक और प्रोसेस है जिसको बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन। एक प्रोसेस है जिसको क्या बोला जाता है कि फ्री एक्सपेंशन। फ्रीली कोई मटेरियल है वो एक्सपेंड हो जाए, ठीक है, फ्री कोई गैस एक्सपेंड हो जाए,
उस चीज़ को बोला जाएगा फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन का मतलब हो जाता है किसी गैस का एक्सपेंशन बिना किसी फोर्स को लगाए, उसको बोला जाएगा फ्री एक्सपेंशन। कि भाई एक्सपेंशन ऑफ है गैस अगेंस्ट जीरो फोर्स, बिना कोई फोर्स लगाए गैस का एक्सपेंशन हो जाना। भाई फोर्स अगर नहीं है, जीरो फोर्स है, बेटा जीरो फोर्स है तो प्रेशर भी जीरो होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो एक्सपेंशन ऑफ है गैस अगेंस्ट जीरो प्रेशर, किसी गैस का एक्सपेंशन हो जाए जीरो प्रेशर के अगेंस्ट में, तो उसको बोला जाएगा फ्री एक्सपेंशन। ठीक है। अब बेटा जीरो प्रेशर के अगेंस्ट में एक्सपेंशन, जीरो प्रेशर का मतलब हो जाता है वैक्यूम। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्सपेंशन ऑफ ए गैस अगेंस्ट वैक्यूम, किसी गैस का एक्सपेंशन हो जाना वैक्यूम के अगेंस्ट में, तो उसको भी उसको भी फ्री एक्सपेंशन ही कंसीडर किया जाता है। ऐसे है, देखो बेटा एक चैम्बर है, उसके अंदर में हमने गैस भर रखी है, ये है बेटा गैस, इसके अंदर में हमने गैस डाली हुई है। ठीक है, राइट साइड में वैक्यूम है और इसके अंदर में एक नैरो सी ओपनिंग है। ठीक है, इसमें है वैक्यूम, बिल्कुल खाली है, ये ओपनिंग है। अगर मैं इस ओपनिंग को खोल दूं तो क्या होगा, ये गैस है इसकी तरफ एक्सपेंड होकर चली जाएगी बेटा। इसी चीज को बोला जाता है फ्री एक्सपेंशन, मतलब गैस का एक्सपेंशन हो जाना वैक्यूम के अगेंस्ट में, तो उसको क्या बोला जाता है, फ्री एक्सपेंशन। इस केस में गैस ने जो वर्क डन किया है वो है जीरो, गैस को हीट सप्लाई करी है वो है जीरो, गैस की इंटरनल एनर्जी में भी जो चेंज हुआ है वो जीरो है, गैस का टेम्परेचर भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसे एक्सपेंशन को बोला जाता है मेरे बच्चे फ्री एक्सपेंशन, और फ्री एक्सपेंशन के बारे में ही हमने लिखा है। ओके, तो ये हमने बहुत अच्छी चीज पढ़ ली है। अब इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करते हैं। तो बेटा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये, ए मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक गैस एट ए प्रेशर P having a volume V expands isothermally to volume 3V। ठीक है, आइसोथर्मली एक्सपेंड हो गया है वॉल्यूम V से लेकर 3V तक। तो हमें बताना है देन फाइंड फाइनल प्रेशर। तो इस केस में गैस का है वो प्रेशर कितना हो जाएगा। ओके, और देखो इसके बाद में, ठीक है, आफ्टर दैट गैस कंप्रेस एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम V, एडियाबैटिकली वॉल्यूम V तक उसको फिर से कंप्रेस कर दिया गया है। देन फाइंड फाइनल प्रेशर। तो उस केस में भी फाइनल प्रेशर निकालना है। ठीक है, पहले वाला में भाई सिर्फ प्रेशर कर लो, पहले वाला क्योंकि फाइनल नहीं है। फर्स्ट में तो सिर्फ प्रेशर निकालना है, दूसरे वाले केस में फाइनल प्रेशर निकालना है। चलो देखो, पहला है कि मोनोएटॉमिक गैस है, P प्रेशर पे है और जिसकी वॉल्यूम है V, आइसोथर्मली एक्सपेंड किया है 3V वॉल्यूम पे, तो प्रेशर बता देना है। ठीक है, तो पहली जो प्रोसेस है वो है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का सिंपल सा लॉजिक होता है भाई P1V1 इज इक्वल टू P2V2। पहले का प्रेशर है P, वॉल्यूम है V,
फाइनली प्रेशर हो चुका है P2 और वॉल्यूम जो है वो बन चुका है 3V। तो इसमें V से V कैंसिल आउट और जो P2 है उसकी वैल्यू हो गई है P/3। नया जो प्रेशर बन गया है उसकी वैल्यू आ गई है P/3। ठीक है, तो भाई नया प्रेशर है वो ये आ गया है। अब इस गैस को वापस से कंप्रेस किया है एडियाबैटिकली टू वॉल्यूम V। तो एडियाबैटिक के लिए पहले तो इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ठीक है, एडियाबैटिक के लिए इक्वेशन क्या होती है, P1V1 इज इक्वल टू मतलब P1V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2V2 की पावर गामा। सेकंड प्रोसेस है एडियाबैटिक। एडियाबैटिक में हमें गामा चाहिए होगा सबसे पहले। तो गामा कैसी गैस कैसी है बेटा, मोनोटोमिक। तो गामा निकाल लेंगे 1 + 2/f से। तो जो गामा है वो आ जाएगा 1 + 2, डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, तो ये बन जाएगा 5/3। इस तरीके से अपने पास में जो गामा है उसकी वैल्यू आ जाएगी। और इक्वेशन क्या होती है एडियाबैटिक की, Pv की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे अप्लाई करेंगे P2V2 की पावर गामा, P2V2 की पावर 5/3 इज इक्वल टू P3V3 की पावर 5/3। ओके, तो देखो नया जो प्रेशर बन गया है, नया जो प्रेशर हो गया है वो था भाई P/3 और नई जो वॉल्यूम बन गई थी वो हो चुकी थी 3V। ठीक है, अब इसके बाद में फाइनली फिर से इसको कंप्रेस करके जो इसकी वॉल्यूम है उसको हमें V तक लेके जाना है। लो, तो ये इक्वेशन बन गई है बेटा। पावर लिखना भूल गया था, बस ये इक्वेशन बन गई है। इस केस में हमें जो P3 है वो कैलकुलेट करना है। ओके, तो P3 V की पावर 5/3 P/3 इंटू 3 की पावर 5/3 V की पावर 5/3। अब देखो इसमें कि हमने किया कैसे है, ये चीज़ एक बार फिर से समझते हैं। पहले इसको कैलकुलेट करके सोल्व कर देता हूँ बेटा। अब जो अपने पास में P3 है उसकी वैल्यू आ जाती है 3 की पावर 5/3 अपॉन 3 इंटू P। 3 की पावर है 5/3, यहाँ पे 3 की पावर 1, तो 5/3 में से 1 को घटा देंगे तो अपने पास में जो P3 है उसकी वैल्यू हो जाती है 3 की पावर 2/3 P। ये आ गया इसका फाइनल आंसर या फाइनल सिचुएशन। फाइनल प्रेशर इसी को ही बोलते हैं। देखो बेटा हुआ क्या है, पहले गैस है मोनोटोमिक गैस है, उसको आइसोथर्मल प्रोसेस से गुजरना पड़ा है। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। इसके अंदर में वैल्यू पुट करी है, पहले प्रेशर P था, वॉल्यूम V थी, बाद में वॉल्यूम 3V हो गई है, प्रेशर P2 है, यहाँ का यूज करके प्रेशर P/3 हो गया है। अब इस सिचुएशन के बाद में फिर से एडियाबैटिकली प्रोसेस गई है। अब एडियाबैटिक को लिखने के लिए ये सारी चीज़ यूज करी है। ठीक है, यहाँ पे एडियाबैटिक इक्वेशन को मैंने लिख दिया है। ठीक है, पहली वाली गैस जिस प्रेशर पे और जिस वॉल्यूम पे पहुंच गई थी उसके बाद में फिर से उसको कंप्रेस करके उसकी वॉल्यूम V बना के फिर से उसके प्रेशर को चेंज हुआ है, वो चेंज ही हमें निकालना था। इस तरीके का ये क्वेश्चन था और ऐसे हमने इसको सिंपली कर लिया है। चलो और इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। फॉर एन एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर x। इस तरीके से है ये। ठीक है, इफ गैस इज मोनोएटॉमिक, जो गैस है वो मोनोएटॉमिक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ x। इसके अंदर में जो x है इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी की पावर x। ओके, तो प्रेशर हो जाता है कुछ कांस्टेंट इनटू डेंसिटी की पावर x, कुछ कांस्टेंट, और डेंसिटी को लिखा जा सकता है मास अपॉन वॉल्यूम की पावर x। ठीक है, तो भाई अपने पास में मास तो कांस्टेंट ही है, मास की कुछ भी पावर करेंगे वो कांस्टेंट ही रहेगा।
तो कांस्टेंट इनटू मास की पावर x, ये कांस्टेंट है। वॉल्यूम की पावर x है, उसको मैं लेफ्ट साइड में लेके चला गया। ठीक है, राइट साइड का बेटा सारा कांस्टेंट ही है। तो अपने पास में क्या इक्वेशन बन गई है, पी वी की पावर x इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो सिंस एडियाबैटिक प्रोसेस, तो ये होता है पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से कंपेयर करते हैं, तो x की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आती है, गामा के इक्वल। तो x विल बी इक्वल टू गामा, और मोनोटोमिक गैस है, मोनोटोमिक गैस है, इसके लिए हम गामा निकाल सकते हैं। तो मोनोटोमिक गैस के लिए जो गामा है उसकी वैल्यू आती है 5/3। तो जो x हमें निकालना था उसकी वैल्यू क्या निकल के आ गई है, 5/3। इतना सा था अपने पास में क्वेश्चन। ओके मेरे बच्चे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस when volume change from 2V to 5V at constant pressure। P is, ठीक है, और साथ साथ में जो इसके लिए ऑप्शन गिवन है वो है पीवी की पीवी अपॉन गामा -1, 2PV अपॉन गामा -1, 3PV अपॉन गामा -1, 6PV अपॉन गामा -1। इस तरीके से जो इसके लिए ऑप्शन थे वो हैं। ठीक है, पहले तो वीडियो पॉज करके बेटा क्वेश्चन को समझो, फिर इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो निकालते हैं। ठीक है, हमें इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालना है। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 moles ऑफ एन आइडियल गैस, 2 मोल की कोई आइडियल गैस है, उसकी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालनी है। अगर इसकी वॉल्यूम है वो 2V से लेकर 5V हो जाती है कांस्टेंट प्रेशर पे। भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक सिंपल सा एक ही फॉर्मूला है, NR डेल्टा T अपॉन या F/2। ठीक है, NR डेल्टा T। चलो, सबसे आसान फॉर्मूला ये है, बट हमें गामा की टर्म्स में चाहिए। तो गामा की टर्म्स में क्या फॉर्मूला बनता है इसका, NCV डेल्टा T NR डेल्टा T अपॉन गामा -1, क्योंकि CV की वैल्यू होती है R अपॉन गामा -1। लिखवाई हुई है बेटा ये सारी चीजें। चलो देखो, अब करते हैं इसको सोल्व। तो देखो, NR डेल्टा T, इसको ही लिखना पड़ेगा, NR फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर अपॉन गामा -1। इसको फिर से रीअरेंज करता हूँ, NRT फाइनल माइनस NRT इनिशियल अपॉन गामा -1। अब यहाँ पे अगर NRT निकाल लिया तो NRT से PV लिखा जा सकता है। तो इंटरनल एनर्जी का ये फॉर्मूला बन जाता है P फाइनल V फाइनल माइनस P इनिशियल V इनिशियल डिवाइडेड बाई गामा -1। फाइनल प्रेशर P ही है, फाइनल वॉल्यूम है 5V माइनस इनिशियल प्रेशर भी P ही था, प्रेशर में कोई चेंज आया ही नहीं है। इनिशियल वॉल्यूम थी 2V अपॉन गामा -1। तो 5 में से ये गया तो 3PV अपॉन गामा -1। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आ गया है, 3PV अपॉन गामा -1। बस ये आंसर था इसका। अच्छे तरीके से कर लिया है भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है बेटा, और देखो नेक्स्ट अपने पास में पॉली एटॉमिक गैस एक्सपेंड
एडियाबेटिकली। पॉलीएटॉमिक गैस एडियाबेटिकली एक्सटेंड हुई है और इसके लिए जो इक्वेशन गिवन है वो ये है, P इज इक्वल टू C इंटू टी की पावर x। ठीक है, इसमें हमें निकालना है फाइंड आउट x। इसमें जो x है उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है भाई। ठीक है, C है इसके अंदर में बेटा कांस्टेंट, जो प्रेशर है वो टेम्परेचर की पावर x पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे करके कुछ इसकी इक्वेशन बनी है। तो इसमें जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें जो x है उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। चलो, हमें जो इक्वेशन याद रहती है अपने लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है भाई, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो प्रेशर और वॉल्यूम तक हमें पहुंचना है, उसके बाद अपना आंसर आ जाएगा। देखो लिखता हूं मैं, प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टी की पावर एक्स। टी को मैं लिख देता हूं पी वी अपॉन एन आर की पावर एक्स। पी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट पी की पावर एक्स वी की पावर एक्स, ये भी कॉन्स्टेंट में ही ऐड हो गया है। चलो, p को मैं राइट साइड में ले गया, कांस्टेंट को लेफ्ट में ले आया, तो कांस्टेंट ही रहा। तो p की पावर x माइनस 1 हो गई, v की पावर हो गई x। कैसे हुआ बेटा, इस प्रेशर को राइट में ले गया तो डिवाइड में हो गया, डिवाइड में हुआ तो x में से 1 घट गया। ठीक है, अब इसकी जो पावर है उसको मैं x माइनस 1 से डिवाइड कर देता हूँ, तो इधर बचेगा p v की पावर x अपॉन x माइनस 1 विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसे करके अपने पास में जो इक्वेशन है वो बन गई है। सिंस एडियाबेटिक प्रोसेस है उसको क्या लिखा जा सकता है, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो गामा है उसकी वैल्यू निकल के आ गई है, गामा इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब देखते हैं बेटा कौन सी प्रोसेस है, पॉलीएटॉमिक गैस है। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए जो गामा है उसकी वैल्यू होती है 4/3। ठीक है, x अपॉन एक्स माइनस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x। तो अपने पास में जो x है उसकी वैल्यू बन जाती है 4। तो यही हमें निकालना था, देख लो निकाल लिया। ओके, तो देखो बेटे नेक्स्ट, एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली। एक आइडियल गैस है एडियाबेटिकली एक्सपेंड हुई है और उसकी इक्वेशन ऐसी है, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V की पावर -3/4। इसमें हमें निकालना है फाइंड आउट गामा। जो गामा है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि इस प्रोसेस में गामा की वैल्यू कितनी होगी। तो इस इक्वेशन को मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट V की पावर -3/4। चलो ऐसे लिखना है इसको। ठीक है, हमें मेनली पी वी की पावर गामा के टर्म्स में लेके जाना है, फिर उसको कंपेयर करके आंसर निकाल लेंगे। तो जो v है उसको मैं लेफ्ट साइड में ले आया, तो क्या हो गया है, t इंटू वी की पावर 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। t इंटू वी की पावर 3/2 है, बट हमें क्या चाहिए, p इंटू वी की पावर। तो टेम्परेचर को कन्वर्ट कर लेते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म्स में। उसको लिखा जा सकता है पी वी अपॉन एन आर v की पावर 3/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 3/4। ठीक है, एन आर तो कॉन्स्टेंट है, उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो कॉन्स्टेंट में ही चला जाएगा। यहाँ पे बचा है p की पावर 1 और v की पावर 1 और 3/4, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 7/4 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो जो गामा है उसकी वैल्यू क्या बन जाती है, 7/4। बस यही अपना आंसर था जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया है। चलो तो बेटा देखो, नेक्स्ट है अपने पास में एग्जाम्पल
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा ये इस तरीके से अपने पास में ग्राफ है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, एक गैस है वो ए से स्टार्ट करके बी तक में जा रही है। ठीक है, ए गैस undergoes a monoatomic gas, a monoatomic gas undergoes a process from A to B। मोनोटोमिक गैस है जिसने ए से लेकर बी तक की प्रोसेस करी है। ओके, ए से लेकर बी तक की जो प्रोसेस है वो ये ट्रेवल कर रही है। तो इसमें हमें निकालना है फाइंड आउट रेशियो ऑफ वर्क डन टू दैट ऑफ हीट सप्लाइड। इस प्रोसेस में वर्क डन और जो हीट सप्लाई करी है उसका रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। चलो तो भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, यहां से देखते ही पता चल रहा है V और T गैस है वो इस तरीके की इक्वेशन फॉलो कर रही है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और ये होती है अपने पास में जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तब की इक्वेशन, प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अपने पास में जो प्रोसेस फॉलो कर रही है वो आइसोबारिक प्रोसेस की है ये। ठीक है, ये जो मोनोटोमिक गैस है कौन सी प्रोसेस फॉलो कर रही है, आइसोबारिक। हमें निकालना है इसमें वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। वर्क डन का फॉर्मूला हो जाता है P डेल्टा V आइसोबारिक प्रोसेस में, और जो हीट सप्लाइड है उसका फॉर्मूला हो जाता है NCP डेल्टा T। ठीक है, P डेल्टा V इसको लिखा जा सकता है NR डेल्टा T अपॉन NCP डेल्टा T। तो बेटा N से N कैंसिल आउट, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट, R जो CP है उसकी वैल्यू हो जाती है 5/2R। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो इसकी वैल्यू हो जाती है 2/5। तो वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड है उसका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है 2/5। ओके, एक आधा क्वेश्चन जो है वो कर लेते हैं बेटा मिक्सर पे बेस्ड, मिक्सर ऑफ गैस है ना, उन पे बेस्ड भी क्वेश्चन हमने कम ही किए हैं। तो चलो ये क्वेश्चन तो कर ही लेते हैं। 2 moles of a gas having gamma is equal to 7/5 is mixed with 1 mole of a gas having gamma is equal to 5/3। find out गामा ऑफ मिक्सर। इसका जो मिक्सर बन गया उस मिक्सर का गामा हमें कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेट ही तो करना है बेटे, करते हैं कैलकुलेट। देखो बेटा पहली वाली जो गैस है ना 2 मोल ऑफ गैस, पहली वाली के लिए गामा की वैल्यू है 7/5। गामा की वैल्यू है बेटा 7/5। इसको लिखा जा सकता है 1 + 2 अपॉन नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला तरीका तो है ही है अपने पास में। बेटा अपने पास में देखो गामा ऑफ मिक्सर का कोई फॉर्मूला नहीं होता है डायरेक्ट, इस चीज़ के बारे में हमें आइडिया है। गामा ऑफ मिक्सर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। गामा से हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम से N1 F1 + N2 F2 अपॉन N1 + N2 इस चीज़ करके मिक्सर के डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल सकते हैं, फिर उससे मिक्सर का गामा निकाला जाएगा। ये तरीका अपने पास में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो जो पहले वाली गैस है उस गैस के लिए लिखते हैं गामा की जो वैल्यू है वो है बेटा 7/5। दूसरी वाली गैस के लिए जो गामा है उसकी वैल्यू है 5/3। 1 + 2/f उसको मैंने लिख दिया है 7/5। ठीक है, यहां से जो 2/f है 2/f है उसकी वैल्यू होगी 7/5 - 1। 7/5
-1 करेंगे तो हो जाएगा 5, इसका एलसीएम आ जाएगा 7 - 5 2, 2/5 इज इक्वल टू दिस, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 की वैल्यू f हो गई है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है इस केस में आ गया है 5। पहले केस के जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो आ गया है 5। तो इससे पता चल रहा है ये जो गैस है ये कैसी है, डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, दूसरी वाली गैस है, इसके लिए लिखना चाहें तो जो गामा है उसको क्या लिखा जाएगा, 1 + 2/f इज इक्वल टू 5/3, 2/f है इसकी वैल्यू हो जाती है 5/3 - 1, 2/f इज इक्वल टू 2/3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है यहाँ से आ गया है 3। तो दूसरी वाली जो गैस है वो बन गई है मोनो एटॉमिक। ऐसे करके अपने ने जो गामा है वो निकाल लिया है। ठीक है, गामा से जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है उससे हम आइडेंटिफाई भी कर पा रहे हैं कि कैसी टाइप की गैस है। ठीक है, एफ ऑफ मिक्सर, मिक्सर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला हो जाता है N1F1 + N2F2 डिवाइडेड बाई N1 + N2। नंबर ऑफ मोल्स, पहली गैस के नंबर ऑफ मोल है 2, दूसरी गैस के नंबर ऑफ मोल है 1। तो 2 इंटू इससे कोरस्पॉन्डिंग जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो है 5 प्लस दूसरी गैस का नंबर ऑफ मोल है 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1, तो हो जाता है 10 + 3 डिवाइडेड बाई 3, जो कि बन जाता है 13/3। इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर निकला है बेटा, ये गामा ऑफ मिक्सर नहीं निकला है। तो गामा ऑफ मिक्सर तो अभी बचा हुआ है, तो गामा ऑफ मिक्सर हो जाता है 1 + 2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर। तो 1 + 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सर का रेसिप्रोकल, जो कि हो जाता है 3/13। तो 1 + 6/13, 13 आ गया है एलसीएम, 13 + 6 जो कि बन जाता है 19/13। ऐसे करके जो गामा ऑफ मिक्सर है वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया है। बस इतना सा अपना सिनेरियो था, इतना सा ही हमें कैलकुलेट करना था। ओके, नेक्स्ट देखो बेटा, नोट करके आइसोथर्मल का जो ग्राफ है ना, आइसोथर्मल ग्राफ, उसमें अगर मैं पीवी का ग्राफ बनाता हूं तो जो पीवी का ग्राफ है वो इस तरीके से बनता है। ऐसे ग्राफ बन रहे होते हैं बेटा, उसमें ऐसे करके ग्राफ बन रहे होते हैं। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शन के जो ग्राफ है ना वो बना रहा हूं मैं, तो ये इस तरीके से ग्राफ जो है वो बन रहे होते हैं। ठीक है, तो अब देखो भाई, अलग अलग टेम्परेचर के लिए हमने अलग अलग ग्राफ बना लिए हैं। ठीक है, इन जैसे कि अगर मैं 300 केल्विन के टेम्परेचर पे ग्राफ बनाऊं तो ऐसा बनेगा, 400 पे उस गैस के लिए बनाऊं तो ऐसा बनेगा, 500 के लिए उस पे ग्राफ बनाऊं तो इस तरीके से बनेगा। तो ये जो ग्राफ है ऊपर 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 की तरफ होते हुए चलते हैं, जितना टेम्परेचर कम वो नीचे की तरफ रहते हैं। ऐसा करके इसका जो ग्राफ है वो बन रहा है। और ये जो ग्राफ है ना, इन ग्राफ को बोला जाता है आइसोथर्म्स। इन ग्राफ का क्या नाम होता है, आइसोथर्म्स। ठीक है, तो ये 3 आइसोथर्म हैं वो हमने बना लिए हैं। ठीक है बेटा, दूसरा नोट करके जो पॉइंट है वो लिखते हैं। अब सेकंड जो पॉइंट है वो है कि हमने पहले एक चीज़ पढ़ी हुई है, Cp - Cv जो है वो R होती है। ठीक है, ये अपने पास में मोलर हीट कैपेसिटी होती है। ठीक है, इसकी बजाय में अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखी जाए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसका जो फॉर्मूला आ जाता है वो आ जाता है R/m। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी पर ग्राम या पर यूनिट मास। ठीक है, इसके अंदर में अपने पास में बेटा कौन सा फॉर्मूला था, इसके अंदर में था पर यूनिट वोल, जो नंबर ऑफ मोल्स थे। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया पर यूनिट नंबर ऑफ, जो पर यूनिट मास से। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स से अगर हमें मास में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करना होता है, उस केस में हमें
मोलिकुलर वेट से डिवाइड करना होता है। नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है एक्चुअल मास अपॉन मोलर मास। वैसे इस चीज़ का यूज करके पर यूनिट मास की टर्म्स में उसको लिखने के लिए ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट करके इजीली इसको प्रूव किया जा सकता है, बट डायरेक्टली ये दोनों फॉर्मूले हैं, इनको याद रखना। ठीक है, एक बार ये क्वेश्चन में पूछा गया था पहले, तो इसलिए इसको लिखवा दिया गया डायरेक्ट। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है वो है भाई ये, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to rise the temperature of 1 gram of helium at normal temperature and pressure from T1 Kelvin to T2 Kelvin। ठीक है, कितनी हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बेटा? 1 ग्राम हीलियम का टेम्परेचर जो है उसको T1 से बढ़ा के T2 तक बढ़ा के लेके जाना है। तो बेटा ऐसी कोई भी अपने पास में प्रेशर जो प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेटा हीलियम को हमने किसी कंटेनर में रखा गया है और किसी अगर कंटेनर में रखा हुआ है वो उसका टेम्परेचर बढ़ाना है। ठीक है, तो अगर उसका टेम्परेचर बढ़ाना है तो ये सारी की सारी चीज़ें जो करी जाती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही करी जा सकती हैं, सेम कंटेनर में रखते हुए ही करनी पड़ेंगी। और कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में जो हीट सप्लाइड है उसका फॉर्मूला ये आ जाएगा NCV डेल्टा टी। एन है यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा हीलियम के, जो इसका हीलियम का वेट है अपॉन इसका मोलिकुलर वेट। हीलियम का मोलिकुलर वेट होगा 4 ग्राम, 1 ग्राम अपॉन 4 ग्राम। CV की वैल्यू है क्योंकि मोनो एटॉमिक है तो इसकी वैल्यू होती है 3/2 R T2 माइनस T1। ये आ गया है टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसका आंसर आ जाता है 3/8 R इंटू T2 माइनस T1। ये हो गया है इसका आंसर। प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन दे रखा था वो ये दे रखा था, R की जगह पे जो अवोगाद्रो नंबर इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके लिखा गया था। तो उस केस में ये वाला अपने पास में करेक्ट आंसर बन जाता है। ठीक है, तो अगर कोई भी प्रोसेस के बारे में नहीं पता है तो कौन सी प्रोसेस लेके चलेंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम का केस लेके चलेंगे, क्योंकि उसको किसी कंटेनर में रखा गया है जिसकी वॉल्यूम कांस्टेंट हो।